नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बुरा वक्त। मुकेश जी बाजार से थक हार कर अभी बैठे ही थे कि तभी कमरे में उनका छोटा बेटा आया और बोला कि बाबूजी, मुझे 25,000 रुपए चाहिए थे। मेरी सैलरी अभी तक आई नहीं है और मुझे कुछ जरूरी काम है, तो आप मुझे 25,000 रुपए दे दीजिए। जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तब मुकेश जी मानसी देवी से बोले, मानसी, जरा लॉकर से 25,000 रुपए निकाल के परम को दे दो। अब जैसे ही छोटा बेटा कमरे से बाहर निकला, तभी उनका बड़ा बेटा कमरे में पधार गया। बोला, बाबूजी, मुझे अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग करनी है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। अब मानसी देवी ने 10,000 रुपए बड़े बेटे के हाथ में थमा दिए। दोनों बेटे चले गए। मुकेश जी अच्छी तरह से जानते थे कि बेटे पैसों से क्या करते हैं, परंतु वह चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था कि है तो उनके बेटे ही, उन्हीं की संतान। अगर माँ बाप के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? और वैसे भी जो भी कुछ है वह सब बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचकर मुकेश जी कभी भी अपने बेटे बहू से सवाल नहीं करते थे और ना ही पूछते थे कि पैसे कहाँ खर्च करेंगे। और कभी पूछ लेते तो बच्चे बोलते कि बाबूजी, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? आपको अपनी परवरिश पर कोई शक है क्या? तब मुकेश जी बेटे की बात सुनकर हंस देते। हालांकि उनकी पत्नी मानसी देवी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह उनसे बोलती, अजी, आप क्यों बच्चों के चक्कर में पड़े रहते हैं? आपको पता है अच्छा खासा खाते कमाते हैं, फिर भी आपसे पैसे मांगते रहते हैं। कोई बात नहीं मानसी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आखिर है तो सब कुछ बच्चों का ही। मेरे बच्चों की परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की है। मुझे इन पर बहुत भरोसा है। मेरे दोनों ही बेटे मेरे लिए हथियार भाती है, हमारे बुढ़ापे के सहारा है। और मानसी, तुम्हें पता है मेरे दोनों बेटों में मेरी जान बसती है। अजी, मुझे पता है जी कि हमारे बेटे हैं, हमारी ही संतान है। हमें भरोसा रखना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने बुढ़ापे के बारे में तो सोचिए। हमने अपने बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ बचाना चाहिए। यह सुन मुकेश जी अपनी पत्नी मानसी देवी को चुप करा देते हैं कि तुम परेशान मत हो, हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मानसी देवी पति की बात से सहमति जता देती है, परंतु फिर भी उनके दिल में और दिमाग में यह बातें चलती ही रहती है। सोचती है कि आप बहुत ही भोले हैं, बेटे बहू से आप बेखबर है, जबकि बहुओं को तो मैं जानती हूँ कि उनका क्या रवैया रहता है बूढ़े सास ससुर को लेकर। अगर बेटे अपने हैं तो क्या हुआ, बहू तो पराए घर से आई है, पराया खून है, किसी न किसी दिन तो बेटों पर अपना रंग चढ़ा ही देगी। सोचते हुए मानसी जी अपने पति मुकेश जी को देखे जा रही थी। तब मुकेश जी बोले, क्या हुआ मानसी, कहाँ सोच में डूब गई? मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। आज चाय तुम बनाओगी या मैं खुद ही बना कर लूं? अजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अभी जाती हूँ, रामू से कहती हूँ चाय बनाने के लिए। और आप तो ऐसे कह रहे हैं चाय बनाने के लिए, जैसे कितने बड़े पकोता हो। मानसी, तुम मुझे जानती ही नहीं, ऐसी चाय बनाऊंगा कि चुस्कियां लेते रह जाओगी। हंसते हुए मुकेश जी रसोई की तरफ बढ़े। तब रामू, जो कि 20 से 21 वर्ष का लड़का था, जिसे उन्होंने घर पर काम के लिए रखा हुआ था, वह बोला, बाबूजी, आप क्यों चाय बना रहे हैं? मैं बना दूंगा। तब मुकेश जी हंसते हुए बोले कि आज चाय मैं ही बनाऊंगा और तुम भी मेरे हाथ की चाय पीना। बाहर खड़ी दोनों बहू ससुर को चाय बनाते देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब मुकेश जी शाम में अपनी पत्नी के साथ बाहर सैर पर जाते हैं। तब मानसी जी खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही होती हैं। उनका जीवन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होता है, क्योंकि उन्हें मुकेश जी जैसा सोचने समझने और इतना प्यार करने वाला व्यक्ति मिला। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लग ही जाती है। कुछ ऐसा ही मानसी देवी
और मुकेश जी के साथ हुआ। जब रास्ते से जा रहे होते हैं तब एक वाहन ने आकर उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। देखा तो मानसी जी ने खुद को अस्पताल में बेड पर पाया। आंख खुलते ही उन्होंने अपने पति के बारे में पूछा। तब पता चला कि वह आईसीयू में है। उनकी हालत गंभीर है। पति के बारे में सुनकर मानसी देवी ने अपने हाथ से कैनुला निकाला और दौड़ती हुई मुकेश जी के पास गई। पति की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अजी, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही तो मेरा सहारा है। आप ही मेरे जीने की वजह है। एक आप ही तो है जो मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे समझते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। तब उन्हें डॉक्टर ने वहां से हटाया और उन्हें दवाई देकर बेड पर लेटा दिया। मुकेश जी की चिंता में मानसी देवी और ज्यादा कमजोर पड़ गई। वह खुद को कोस काट रही थी कि कैसा मनहूस समय था वह, जब उन पर यह नौबत आई। अभी कुछ देर पहले तक सब ठीक था और अब यह सब देखने को मिल रहा है। सोचते हुए वह अपने पति के साथ बिताए उन अच्छी यादों को याद करने लगी। तभी उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, अम्मा, आंखें खोलो, चलो खाना खा लो। मानसी जी ने आंख खोलकर देखा तो सामने रामू खड़ा था। तब वह बोला कि अम्मा। मानसी देवी की ऐसी हालत देखकर रामू की आंखें भर आई, लेकिन मानसी देवी को शायद किसी और का ही इंतजार था। वह इधर उधर देखने लगी। तब रामू बोला कि अम्मा, सब घर चले गए हैं। मैंने सोचा आप अकेली होंगी, इसलिए मैं खाना लेकर यहाँ चला आया। आप उठ जाइए और खाना खा लीजिए। तभी डॉक्टर आकर बोले कि मुकेश जी को होश आ गया है। जिसे मिलना हो वह उनसे मिल लीजिए। तब रामू मानसी देवी को मुकेश जी के पास लेकर जाता है। अपने पति की हालत देख मानसी देवी का दिल भारी हो जाता है, परंतु वह खुद को संभाले रहती हैं। तब सामान्य रहकर अपने पति मुकेश जी से बोली, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम घर चलेंगे और आपकी तबीयत और बेहतर हो जाएगी। अब कुछ दिन बाद अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई। दोनों पति पत्नी मिलकर घर आ गए, परंतु अब मुकेश जी पहले जैसे सामान्य ना रहे थे। वह अब व्हील चेयर पर आ चुके थे, क्योंकि उनके पैरों में चोट आई थी, इसलिए चलने फिरने में असमर्थ थे। अब तो मानो दोनों दंपति की जिंदगी ही पलट गई हो। बेटे बहू का उनको लेकर व्यवहार बदल चुका था। मुकेश जी और मानसी देवी कभी बेटे बहुओं की आंखों का तारा हुआ करते थे। अब वही माँ बाप बेटे बहू की नजरों में खटकने लगे थे। उनको वह बोझ दिखने लगे। मुकेश जी कोई काम करने में असमर्थ थे। उनका जितना भी काम होता था वह सब मानसी देवी ही करती थी। दवा पानी, खाने खिलाना, कपड़े बदलवाना, नहाना सब मानसी देवी करती थी और कुछ मदद उनकी रामू कर दिया करता था। बेटे बहू को इससे कोई मतलब ना होता था, क्योंकि उनकी तो अपनी ऐशों की जिंदगी गुजर रही थी। बस अपने काम ही अच्छे लगते थे उनको। अब एक दिन रामू घर पर नहीं था और मानसी देवी की तबीयत भी थोड़ी खराब थी। उन्होंने अपनी छोटी बहू टीना से कहा, टीना बहू, मेरे और अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्ची वाला दलिया बना देना। जरा सा मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं खुद ही बना लेती। तब बहू टीना तमकते हुए बोली, क्या हो गया है माँ आपको? अगर बाबूजी की तबीयत खराब है तो आप तो ठीक है ना? आप क्यों नहीं कर लेती कोई काम? और क्या हुआ, सर दर्द है तो? मेरे भी कितना सर दर्द रहता है। मेरे अपने भी तो कितने काम रहते हैं। बस आपको तो अपनी ही पड़ी रहती है। कितने दिन हो गए आपको और बाबूजी को बीमार होते हुए। पता नहीं और कितने दिन आप ऐसे ही पड़े रहेंगे। बहू, मैंने जरा से दली के लिए ही तो कहा है। तुम इतना क्यों भड़क रही हो? जरा सा दलिया नहीं है माँ जी,
अभी दलिए के लिए कह रही हो, थोड़ी देर में किसी और काम के लिए कहोगी। मैं तो बस आपकी चाकरी में लगी रहूंगी। मुझे मत कहा करो यह सब। मुझे मेरे बच्चों का भी देखना होता है। और आपको पता है पिछले कुछ दिनों से घर के क्या हालात चल रहे हैं। आप लोगों की वजह से मैं अपनी सहेलियों की किटी पार्टी में भी नहीं जा पाई और ना ही कोई फन कर पाई हूँ। हर चीज में रुकावट डल गई है। पता नहीं और कब तक मुझे यह सब बर्दाश्त करना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैद में रह रही हूँ। आप लोग तो बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्यों समझ आएगी मेरी फीलिंग्स। कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। मानसी देवी बहू का ऐसा रूप देखकर दंग रह गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगी। फिर खुद को संभाला। ऐसे ही वह कभी अपने बेटों से दवा दारू या फल फ्रूट्स लाने के लिए कहती, तब बेटे भी उनको धुतकार देते कि पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते और ना ही हमारे पास फालतू के पैसे हैं आप पर खर्च करने के लिए। आपको बाबूजी की हालत दिख तो रही है, क्यों उन पर फालतू का खर्च कर रही है। अब वह पहले जैसे होने वाले नहीं हैं। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फालतू का उन पर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको करना है तो करते रहिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बेटों की ऐसी बात सुनकर मानसी देवी का कलेजा छलनी हो रहा था। उनकी बातें तीर की तरह चुभ रही थी। मानसी देवी भी यह सारी बातें जानती थी कि बेटे को सब सिखाने वाली उनकी बहू ही है, जो सास ससुर को बिल्कुल समझती ही नहीं है और बेटों को उनके खिलाफ करती हैं। तब मानसी देवी सोच में डूब जाती हैं कि यह वही बेटे हैं जो जरा जरा सी बात के लिए बाबूजी बाबूजी कहते हुए उनकी चापलूसी करते थे और उनसे पैसे ले लेते थे। और आज जरा से खर्च के लिए यह हमसे मुंह मोड़ रहे हैं। जब आज हमें इनकी जरूरत है, हम बेबस मजबूर हैं, तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहे हैं। मानसी देवी काफी गुस्सा होती हैं, पर अपना गुस्सा किस पर निकाले, कौन उनकी सुनेगा। अब वह अपने कमरे में गई। देखा तो मुकेश जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तब वह बोले, पता है मानसी, मैं अपने बेटों को कितना काबिल समझता था। हालांकि वह काबिल भी हैं, लेकिन मुझे उन पर इतना विश्वास था, अपनी परवरिश पर इतना भरोसा था। मैं अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझता था, अपने बुढ़ापे का सहारा समझता था। लेकिन आज जब हम दोनों मुसीबत में हैं, बेबस मजबूर हैं, तो हमें ये ऐसे दिन दिखा रहे हैं जैसे हमारा कुछ है ही नहीं। मैंने बेटों को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, हमेशा उन दोनों को बराबर ही हक दिया है। मानसी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगा। हाँ जी, मुझे पता है। तब मानसी देवी तिजोरी की चाबी ढूंढने लगी। पता नहीं कि तिजोरी की चाबी कहाँ चली गई, यहीं पर तो रखी थी। ध्यान से देखो मानसी, यहीं पर होगी। अरे नहीं दिख रही। तब पास में खड़ा रामू, जो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, बोला कि सुबह छोटी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, शायद उन्होंने ही चाबी ली होगी। तब मानसी देवी को इन सब पर यकीन ही नहीं हुआ। खुद को संभालते हुए वह बहू के पास पहुंची। तब उन्होंने सक कुचाते हुए अपनी बड़ी बहू गीता से कहा, गीता बहू, तुमने तिजोरी की चाबी ली है क्या। यह सुनने की ही देर थी। वह तो जैसे तैयार ही बैठी थी अपनी सास से मुंह जोरी करने के लिए। तब दोनों ही बहुएं सास पर चिल्लाने लगी कि माँ जी, क्या हो गया है आपको, क्यों नहीं दिखाई दे रहा। कितना पैसा हम बाबूजी पर लगा चुके हैं, क्यों पानी की तरह पैसा बहाया जा रही हो। उन पर कौन सी खान भर रखी है आपने पैसों की, जो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है आपको। दिख रहा है ना, बाबूजी अब किसी काम के नहीं रहे, ना ही वह काम कर पाएंगे। तो फिर क्यों बर्बाद किए जा रही हो पैसे। अरे हमारे लिए भी सोचिए, हमारे लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखिए।
घर के कितने खर्च होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं। आप तो बस अपने पति के मोह में पड़ी हैं। पता नहीं बुढ़ापे में ठीक करके क्या ही कर लेंगी उनका। बहू बेशर्मी से बोली। हाँ मम्मी जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। तब छोटी बहू भी बोली, मैं गलत कब कहती हूँ टीना, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। लेकिन मम्मी जी, अब आपकी एक नहीं चलेगी, यह चाबी हमारे पास ही रहेगी। हम आपको चाबी नहीं देने वाले। बहू की ऐसी बातें सुनकर मानसी देवी सन्न पड़ गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके ही लॉकर की चाबी बहुएं उन्हें नहीं देंगी और उन पर इस तरह से रोब जमा रही हैं। वह हैरानी से उनको देखने लगी। क्या देख रही है माँ जी? मैं नहीं दूंगी चाबी, जाइए यहाँ से। अब मानसी देवी वापस अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा उनके पति मुकेश जी दर्द से कर रहे थे। उनका काफी तेज बुखार था। तब वह अपने बेटों के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी को बहुत तेज बुखार है। ऐसा करो, तुम उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलो और उनके रूटीन चेकअप भी करवाना है। तो तुम गाड़ी ले चलो, हम सरलता से पहुंच जाएंगे वहां तक। तब बेटा बड़ी ही बेशर्मी से बोला, नहीं माँ, गाड़ी नहीं ले जा सकते। मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं है कि मैं अब तुम्हें सुबह सुबह उठाए फिरूं, और ना ही मेरे पास पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे हैं। आपको घर की हालत तो दिख ही रही है ना, कितनी तंगी चल रही है। ऐसे में मैं और ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता, तो आप अपना देख लीजिए। तभी छोटा बेटा भी आकर बोला, हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपको तो पता ही है ना कि हम रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं। हमें दूर जाकर काम करना पड़ता है। घर पर निठल्ले नहीं बैठे रहते हम, जो बस आपको ही कभी डॉक्टर के पास तो कभी हॉस्पिटल चेकअप करवाते फिरेंगे। ऐसा करिए, आप रामू को बुला लीजिए और ऑटो से चले जाइए। हमारे पास फालतू टाइम नहीं है इस सब के लिए। कहकर बेटे ऑफिस के लिए निकल गए। मानसी देवी उनका मुंह ताकती रह गई और चुपचाप अपमान की घूंट पी लिए। आखिर वह भी पति के आगे मजबूर थी। थोड़ी देर बाद रामू आया और बोला, माँ जी, आ जाइए, मैं ऑटो ले आया हूँ, चलिए हॉस्पिटल। तब मानसी देवी ऐसे ही खड़ी रहती हैं। अम्मा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मानसी देवी रोंदे गले से बोली कि बेटा, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, सारे पैसे खत्म हो गए हैं और बहू ने मुझे लॉकर की चाबी भी नहीं दी। तब रामू बोला, अम्मा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मेरे महीने की तनख्वाह में से कुछ पैसे हैं मेरे पास, जिससे बाबूजी की दवाई और फल फ्रूट आ जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। कहते हुए रामू मुकेश जी की व्हीलचेयर को सरका लाता है और उन्हें ऑटो में बैठा देता है। अब मानसी देवी को थोड़ी हिम्मत मिलती है कि इस दुख की घड़ी में कोई तो उनके साथ है, कोई तो उनका अपना है। रामू भले ही उनके घर का नौकर था, लेकिन बेटे बहू से बढ़कर उनकी सेवा करता था। रामू उन्हें अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर को दिखाता है। रास्ते में आते हुए उनके लिए कुछ फल फ्रूट खरीद लेता है। तब मानसी देवी बोली कि इस मुसीबत के समय में, इस दुख की घड़ी में, जब मेरे बेटे बहू ने मुझसे पल्ला झाड़ लिया, तब बेटा तू हमारी मदद कर रहा है। हम तेरे हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। तब रामू बोला, अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी तो आपके बेटे की तरह ही हूँ। पता है अम्मा, जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, और मुझे बचपन से ही दादा दादी ने पाला है। अब उनके बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जिसके बाद मुझे आपका आसरा मिला। मैं आपको अपने माँ बाप के रूप में ही देखता हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और अकेलापन महसूस भी नहीं होता। रामू की बात सुनकर मानसी देवी उसके सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देती हैं। अब रामू
दिन रात अपने मालिक मुकेश जी की सेवा में लगा रहा, उनका ध्यान रखा। अब मुकेश जी भी पहले से बेहतर होने लगे थे। समय के साथ उनकी तबीयत में सुधार आ गया। अब एक दिन उन्होंने अपने बेटों को हॉल में आने के लिए कहा। तब बेटे भड़कते हुए आए और बोले कि बाबूजी, क्यों सुबह सुबह हमें परेशान कर दिया? आपको पता है ना, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। खुद तो आप सारा दिन निठल्ले से बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा तो आपको है नहीं, और हमें भी अपने जैसा ही समझ लिया है। जब देखो तब ऑर्डर देकर बुला लो, जैसे कि कहीं के नवाब हो। पर जैसे ही सामने सोफे पर बैठे अपने माँ बाबूजी को और एक व्यक्ति को देखा तो चौंक ही गए। वहां पर मुकेश जी और मानसी देवी के साथ एक शख्स और बैठा था, जो सूट कोट पहना हुआ था। तब मुकेश जी अपने बेटों से बोले कि तुम शायद भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। आज मेरी पत्नी मानसी का जन्मदिन है। यह लो मानसी, तुम्हारे लिए तोहफा, सिल्क की साड़ी और सोने का हार। और यह सब कुछ इंतजाम हमने सिर्फ आप ही के लिए किया है। श्रीमती, लीजिए केक काटिए। यह देख दोनों बेटे चौंक जाते हैं कि आखिर बाबूजी के पास पैसे आए तो कहाँ से आए। बेटों के साथ साथ बहू को भी 440 का झटका लगा है कि इस लाचार के पास कहाँ से पैसे आ गए, किस बात के लिए इतना उछल रहा है। तब मुकेश जी पूरे स्वाभिमान के साथ बोले, चलो बेटे बहू, अब कान खोलकर मेरी बात सुनो। अपनी पत्नी के जन्मदिन पर मैं तुम्हें भी एक तोहफा देता हूँ, जिसे सुन शायद तुम्हारी और जानने की इच्छाएं बढ़ जाए। यह जो सामने व्यक्ति बैठे हैं, यह मेरे वकील हैं, और इनसे मैंने अपनी वसीयत लिखवाई है, क्योंकि घर का बंटवारा भी तो करना ही है। अब घर के हालात इतने खराब हैं, इतनी तंगी चल रही है, तो तुम हमें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। अब जब तुम्हें परेशानी हो रही है, तो इसका हल भी तो मुझे ही खोजना होगा। आखिर मैं अभी जिंदा जो हूँ, मैंने इनसे अपनी वसीयतनामा लिखवाया है, और यह घर 2 करोड़ 25 लाख में बेच दिया है। मुकेश जी ने इतना कहा ही था कि बेटे बहू के पैरों तले जमीन सरक गई, उनके होश उड़ गए। तब दोनों बेटे चिल्लाते हुए बोले, बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिना मर्जी के यह बंटवारा करने की और यह घर बेचने की? आपको पता है ना कि इस घर से हमारा काम चलता है, और आपने हमसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तब मुकेश जी चिल्लाकर बोले कि बेटा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, पहले पूरा सुनो, बाद में बड़बड़ाना। बाबूजी का ऐसा रूप देख बेटे बहुएं सहम गए। अब तो सब लगातार सुनते ही जा रहे थे। वकील साहब, आप यह वसीयत इनको पढ़कर सुनाइए। तब वकील बोला, मैं मुकेश अपने घर अपनी जमीन जायदाद से बेटे बहू को बेदखल करता हूँ। मेरी दुकान मैं भी बेटे बहू का हिस्सा नहीं दूंगा, उस पर मेरा अधिकार होगा। और जो यह घर मैंने बेचा है, उसमें से कुछ पैसे मैं अपने पोते पोती के नाम कर दूंगा, जो उनको बड़े होने और खुद के संभल जाने के बाद मिलेंगे। मेरे घर के दरवाजे हमेशा पोता पोती के लिए खुले रहेंगे, और बाकी बचे पैसों से मैं एक घर खरीद लूंगा, जिसमें मैं, मेरी पत्नी मानसी और हमारा रामू रहेगा। और दुकान का मालिक भी मैं रामू को बनाता हूँ, वही हमारा कारोबार संभालेगा। यह सुन बेटे बहू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तब मुकेश जी बोले कि अब मैं तुम्हारे पास हफ्ते भर का समय है, अपने रहने का कोई इंतजाम कर दो, क्योंकि मैं यह घर बेच चुका हूँ बेटा। मैं इसी भ्रम में था कि मेरे दोनों बेटे ही बहुत अच्छे हैं, बड़े ही काबिल हैं, अपने माँ बाप से बड़ा ही प्यार करते हैं, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, हमारा साथ देंगे। लेकिन मैं भूल गया था कि यह दुनिया बड़ी ही मतलबी होती है, खून का रिश्ता भी अपना नहीं होता। यहाँ सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। मैं ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें यह दुख के दिन दिखाए, यह दुख की घड़ियां दी, जिससे तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। हम दोनों पति पत्नी इतनी मुसीबत से गुजर रहे थे,
और बस तुम्हें पैसे की पड़ी थी कि पैसा कैसे बचे। मैं तो कब का इस दुनिया से चला गया होता। वह तो भला हो मेरी पत्नी मानसी और रामू का, जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की। यह सब उन्हीं का किया है जो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। एक असली बेटा क्या होता है, उसकी सेवा क्या होती है, यह रामू ने साबित कर दिया। रामू भले ही हमारा खून ना हो, लेकिन हमारे लिए सगे बेटे से बढ़कर रहा। हमारी मुसीबत में हमारा सहारा बना। बेटा, सुख में तो वह सब आगे बढ़ जाते हैं साथ देने के लिए, परंतु अपना तो वही होता है जो दुख में साथ दे, दुख की घड़ी में बराबर साथ खड़ा रहे। बाबूजी, क्या हो गया? अगर रामू ने सेवा कर ली तो यह उसका फर्ज है, क्योंकि वह इस घर का नौकर है। और एक नौकर को आप अपने बेटे की जगह मत दीजिए। और आपकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है, क्योंकि हम आपके बेटे हैं। तब मुकेश जी एक जोरदार तमाचा अपने बड़े बेटे के गाल पर जड़ते हैं। अच्छा, तू सिखाएगा मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर रामू घर का नौकर है और अगर उसका यह फर्ज है तो ठीक है, लेकिन तू कौन है? तेरे क्या फर्ज है पता है? या याद दिलाऊं? यह सुन बेटे का सर शर्म से झुक गया। अब तो बेटे बहू के हाथ में कुछ भी नहीं था, क्या ही कर सकते थे। इसलिए बेटे बहुएं माँ बाबूजी के पैरों में गिर पड़े। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें लगा था कि आप ठीक नहीं होंगे और काम की भी बहुत ज्यादा चिंता थी, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में यह कर बैठे। हमें माफ कर दीजिए। अच्छा बेटा, जाने अनजाने में तुमने अपनी माँ को धुतकारा, उसका दिल दुखाया, यहाँ तक कि उसे रुलाया। तुम भूल गए थे कि जिस घर में रहते हो वह घर मेरा है, और जिस दुकान पर से यह खाने पीने के सामान आते हैं वह दुकान भी मेरी ही है। बस, अब बहुत हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करो और कोई दूसरा घर ढूंढ लो। बहुत पैसों का भूत सवार है तुम पर। मैं दोबारा तुम्हारे मोह में नहीं पड़ने वाला। बेटे बहू मुकेश जी के पैरों से हटकर मानसी देवी के पास आते हैं। तब मानसी देवी उनसे मुंह फेर लेती हैं, क्योंकि मानसी देवी का बेटे बहू से मन पहले ही भर चुका था। उन्होंने उनके आत्मसम्मान को तार तार किया था और उनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। माँ, बाबूजी अपने बेटे बहू को माफ नहीं कर पाए। अब बेटे बहू घर छोड़कर दूसरे घर में रहने के लिए चले जाते हैं। अब बेटे बहू किराए के मकान पर जाकर रहना, घर का किराया देना और अपने घर खर्च निकालना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते थे। रामू दुकान का काम संभाल लेता है और मुकेश जी दूसरा घर लेकर उसमें अपनी पत्नी और रामू के साथ रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, अपने माँ बाप का इतना दिल ना दुखाएं, उनका इतना अपमान ना करें कि उनका दिल आपके लिए पत्थर हो जाए और उन्हें आपके खिलाफ होकर एक कठोर फैसला लेना पड़े जो आप बर्दाश्त ना कर पाए। इसलिए अपने माता पिता का सदैव सम्मान करें, उनके जरूरतों का ख्याल करें, मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहें। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? मुकेश जी ने जो अपने बेटे बहू के साथ किया, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ और कमेंट करके बताएं आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं।